पिछली कक्षा में हम अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे सर्वोच्च पद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का है। और हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की पिछली कक्षा में किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है, उसकी योग्यताएं हैं और उसके बारे में क्या क्या उसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ये सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और पिछली कक्षा में हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य हमने पढ़ रहे थे और उसमें हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी थी, जिसमें हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां क्या क्या प्राप्त हैं, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है, अध्यक्ष है और वही सारे कार्य जो है उसकी निगरानी में होते हैं और कार्यपालिका के सभी कार्यों को वो अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से भलीभांति संपन्न करता है। तो हमने देखा था कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में शांति व्यवस्था बनाए रखना। उसकी पहली जो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति है कि कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण वो समूचे जो है अपने प्रदेश में किस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखता है। अगले हमने देखा था कानून और न्यायिक निर्णयों को लागू करना, कि जो संसद है जो कानून निर्माण करती है उस कानूनों का क्रियान्वयन राष्ट्रपति को करना पड़ता है, उनको लागू करने का जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और हम देखते हैं अगला कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अगली उसकी शक्ति है प्रशासन का कुशल संचालन। तो देखिए अगली कार्यपालिका संबंधी शक्ति है उसकी प्रशासन का कुशलता पूर्वक संचालन। प्रशासन का कुशलता पूर्वक संचालन। कुशलता पूर्वक संचालन। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है और सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण वो सभी प्रशासनिक कार्यों को करने का उसका दायित्व होता है और प्रशासनिक रूप में वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस कारण वह अपने प्रशासनिक कार्यों का कुशलता पूर्वक जो है संचालन करता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। इस कारण से हम देखते हैं कि जो सभी विभाग हैं, सभी विभागों का संचालन कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण सभी विभाग उसी के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करते हैं। तो देखिए कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण सभी विभागों का वो सर्वोच्च अधिकारी होता है और सभी विभाग उसी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं कि सभी विभागों को क्या क्या कार्य करने होते हैं, उनके कार्यों की निगरानी जो है वही करता है और राष्ट्रपति के नियंत्रण और निर्देशन में जो विभिन्न विभाग होते हैं उनको जो है अपने कार्य करने होते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जो है प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है और उसी के निर्देशन में जो प्रशासन के विभिन्न विभाग हैं उसी के नियंत्रण और निर्देशन में उसकी देखरेख में जो है कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन का उसका यह अधिकार है कि सभी विभागों का जो है कुशलता पूर्वक संचालन किस प्रकार से किया जाए, इसलिए आवश्यक निर्देश और प्रशासकीय आदेश जो है वो देता है कि विभिन्न विभागों में कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका वो प्रशासकीय आदेश दे सकता है उस संदर्भ में और विभिन्न विभागों को कुशलता पूर्वक कार्य संचालन के लिए वो कह सकता है। इस प्रकार से प्रशासन का कुशलता पूर्वक संचालन जो है करना भी उसी की महत्वपूर्ण शक्ति है।
अगली हम देखते हैं नियुक्ति व पद मुक्ति की शक्ति। तो देखिए, नियुक्ति व पद मुक्ति की संबंधी। तो देखिए, अगली है नियुक्ति व पद विमुक्ति। नियुक्ति व पद विमुक्ति संबंधी शक्तियां। चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है और इस नाते महत्वपूर्ण जो भी प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां होती है वो नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में जो भी राजकीय नियुक्तियां जो होती हैं उन नियुक्तियों में राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण हाथ होता है और उसी के द्वारा सारी नियुक्तियां की जाती है, लेकिन सीनेट के द्वारा उसका अनुसमर्थन मिलना बहुत जरूरी है। सीनेट उन नियुक्तियों की पुष्टि करती है, तभी वो नियुक्तियां प्रामाणिक मानी जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीनेट उन नियुक्तियों को अनुसमर्थन उसका जरूरी होता है। इसी प्रकार से संविधान जो है राष्ट्रपति को ये लिखित अधिकार नहीं है कि कार्यपालिका अधिकारियों को वो पद मुक्त करे, लेकिन देखिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों का, अमेरिका में इस प्रकार से कोई भी लिखित रूप में ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है पद विमुक्ति का उसे कोई अधिकार, लेकिन फिर भी वहां पर ये परंपरा है और ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि कोई भी अधिकारी जो है अपने कार्यों का प्रयोग करता है और उसमें वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति उस अधिकारी को अपने पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि अमेरिका में जो है पद नियुक्ति के संबंध में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। इसी प्रकार से पद विमुक्ति में भी उसे कोई लिखित रूप में ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है और उस संदर्भ में राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, अपने पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है इस संदर्भ में नियुक्ति और जो है अधिकारियों की पद विमुक्ति कर सकता है। अगला है मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां। तो देखिए मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है इसलिए उसे मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां, मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण उसे मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। किस प्रकार से जो है वह मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है, मंत्रिमंडल के सचिवों की, अर्थात मंत्रिमंडल के सचिवों यानी मंत्रियों, मंत्रिमंडल के सचिवों यानी मंत्रियों की नियुक्ति जो है सीनेट के अनुसमर्थन से सचिवों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से करता है, सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। सीनेट के अनुसमर्थन से करता है, अर्थात वह अपने मंत्रिमंडल का स्वामी होता है, अर्थात वह अपने मंत्रिमंडल का
स्वामी होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है और राष्ट्रपति जो है सीनेट के अनुसमर्थन से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का वह स्वामी होता है और मंत्रिमंडल जो है उसके निर्देशन में जो है कार्य करता है। अगली हम देखते हैं समाधान की शक्ति। तो देखिए समाधान की शक्ति में जो है देखिए राष्ट्रपति जो है उसे समाधान की शक्ति भी प्राप्त है। समाधान की शक्तियां समाधान की शक्तियां जिस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियों के संबंध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी प्रकार से जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया है और वो सजा काट रहे हैं, उनकी सजा में जो है वो कमी कर सकता है, सजा को माफ कर सकता है। लेकिन वो किसी भी जो है किसी भी कोर्ट में या किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू नहीं हो। तो राष्ट्रपति राजनीतिक अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है जिनके खिलाफ अभी किसी भी न्यायालय में जो है कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है संघीय कानूनों के विरुद्ध जो भी व्यक्ति अपराध करते हैं उनको जो है समाधान की शक्ति भी से प्राप्त है। अगली हम देखते हैं जो है सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है वो। तो सेनाओं का प्रधान सेनापति होना। तो देखिए सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है क्योंकि वो कार्यपालिका प्रमुख है और इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो देखिए इस प्रकार सेनाओं पर भी जो है उसका नियंत्रण होता है और राष्ट्रपति जो है जल थल नभ तीनों सेनाओं का वो है सर्वोच्च सेनापति होता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और उसके हम देखते हैं कि इसमें भी हम उसको जो है सर्वोच्च जो है सैन्य अधिकारी मानते हैं। अगला जो है उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वैदेशिक संबंधों का संचालन। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। तो देखिए वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन करने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि राष्ट्रपति जो है देश की विदेश नीति का निर्धारक होता है और विदेश नीति के माध्यम से दुनिया के देशों के साथ में वो अमेरिका के संबंधों को नियुक्ति करता है। तो देखिए विदेश संबंध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि विदेश नीति का निर्धारण वही करता है और अमेरिका का अन्य देशों के साथ में क्या संबंध होगा वो भी उसी को ही तय करना होता है। तो ये इस संबंध में महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करता है कि किस प्रकार से जो है अन्य जैसे विदेश सचिव होते हैं, राजदूत होते हैं, इनकी नियुक्ति करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम यह देखते हैं कि वह जो है विदेश नीति को लागू करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को राज्य सचिव, राजदूत
आदि की नियुक्ति करता है। तो देखिए, विदेश संबंधों के संचालन के लिए, विदेश संबंधों के संचालन के लिए, विदेश संबंधों के संचालन के लिए वह उच्च अधिकारियों की नियुक्ति जैसे राज्य सचिव, राजदूत, आदि की, राज्य सचिव, राजदूत आदि की नियुक्ति करता है, तो देखिए, इस प्रकार विदेश संबंधों के संचालन में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। विदेश संबंधों के संचालन के लिए वो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य सचिव, राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार से अन्य देश के साथ में उसे किस प्रकार के संबंध बनाने हैं, जैसे कि दूसरे देशों के साथ में उसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हैं, संधि करनी है, समझौते करने हैं, या किसी भी देश की ऐसी जो है आक्रामक नीति है, उग्र नीति है, उसका उसे युद्ध के द्वारा क्या देना है, जवाब देना है। तो ये सब तय करना राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण कार्य है, और राष्ट्रपति इस प्रकार विदेश नीति के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निर्वाह करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हम विदेशी संबंधों के संबंध में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं, उसकी महत्वपूर्ण शक्ति उसे प्राप्त है कि विदेश नीति के निर्धारण में अन्य देशों के साथ में किस प्रकार संबंध स्थापित करने हैं, ये सब उसी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को जो है महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, और इन शक्तियों के आधार पर हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोच्चता लिए हुए है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और कार्य क्या है। तो देखिए, अगली राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और कार्य किस प्रकार है। तो देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां व कार्य हम देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्रपति को जिस प्रकार से कार्यपालिका क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार से विधायी क्षेत्र में भी जो है उसको महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। तो हम अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में किस प्रकार शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां एवं कार्य, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए, राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी उसे व्यवस्थापिका संबंधी भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं कि उसके व्यवस्था संबंधी शक्तियां उसे किस प्रकार से प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि विधायी क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ
नियंत्रण एवं संतुलन का जो सिद्धांत अपनाया गया है उससे हम देखते हैं कि व्यवहार में विधायी क्षेत्र में जो है उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और उसे मुख्य विधायक के रूप में कहा जाता है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन उसे नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के साथ में अपनाया गया है, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसे वहां पर अपनाया गया है शक्ति पृथक्करण के साथ में, ताकि प्रशासन में गतिरोध न उत्पन्न हो, प्रशासन में समन्वय सामंजस्य बना रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति को मुख्य विधायक के रूप में कहा जाता है, क्योंकि उसकी विधायी संबंधी शक्तियां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो हम देखते हैं कि विधायी क्षेत्र में कानून निर्माण में भी जो है उसे किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो देखिए, पहला है, हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा पहली उसको जो है विधायी संबंध में शक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और किस प्रकार जो है राष्ट्रपति कांग्रेस को जो है एक वार्षिक संदेश भेजता है और ये वार्षिक संदेश वह स्वयं कांग्रेस में पढ़ता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति कांग्रेस को एक वार्षिक संदेश प्रतिवर्ष भेजता है और वहां पर ये संदेश वह स्वयं पढ़ता है। अगला है, हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है कांग्रेस के सत्र होते रहते हैं नियमित रूप से, लेकिन फिर भी यदि कोई विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को ये आवश्यक लगे कि सडनली कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति जो है विशेष अधिवेशन कांग्रेस का आमंत्रित करना चाहे, तो वो आमंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके बारे में उसे सदन को जो है पूर्व में सूचना देनी पड़ती है और उस पूर्व सूचना देने के आधार पर जो राष्ट्रपति देता है, तब जो है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्थगन के संबंध में वैसे तो राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यदि संसद के सत्र को लेकर दोनों सदनों में, अमेरिकी जो संसद को हम कांग्रेस कहते हैं, उसके दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट जो है उच्च सदन है और प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निम्न सदन है। यदि दोनों में सत्र को लेकर, अधिवेशन को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है कांग्रेस के सत्र को जो स्थगित कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिवेशन के संबंध में भी जो है राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अगला हम देखते हैं कि तो देखिए, इस प्रकार हमने देखा कि संविधान जो है उसे एक विशेष परिस्थिति में ही सत्र के स्थगन के लिए जो है उसे शक्ति प्राप्त करता है
कि जब दोनों सदनों में स्थगन की तिथि के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति कांग्रेस के सत्र को स्थगित कर सकता है। अगला हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग। अगली जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार जिसे हम कहते हैं वीटो। राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार या निषेधाधिकार का प्रयोग संबंधी शक्ति। तो राष्ट्रपति को देखिए वीटो करने की शक्ति प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जब राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को जो है अस्वीकार कर दे। तो देखिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए वीटो की शक्ति राष्ट्रपति की ये है कि राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर जो है उसे शक्ति प्राप्त है कि वह उन विधेयकों को अस्वीकार कर सकता है। तो वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों में वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। वो इसके अस्वीकार करने की शक्ति है कि किसी विधेयक के संबंध में यदि उससे सहमत नहीं है तो उसे अस्वीकार कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्ति। तो देखिए राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है और जैसे कि हम देखते हैं कांग्रेस द्वारा पारित कोई विधेयक कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति जो है उस पर हस्ताक्षर करता है। यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता अर्थात उस विधेयक के बारे में वो अपनी सहमति प्रदान नहीं करता तो उसे उसकी वीटो की शक्ति कहते हैं कि वो उस संदर्भ में उस विधेयक से जो है वो असहमत है और उसमें वह अपना वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। इसे हम राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति कहते हैं जो दो भागों में विभाजित है, जेबी निषेधाधिकार और नियमित या विलंबकारी निषेधाधिकार, जिसे हम कहते हैं जेबी वीटो या विलंबकारी या नियमित वीटो। तो ये दो भागों में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति जो है बटी हुई है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति वीटो की शक्ति किसी विधेयक पर अपनी अस्वीकृति के रूप में क्या करता है? जाहिर करता है। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो है दो तरह की वीटो प्राप्त है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दो तरह से प्राप्त है, या हम कह सकते हैं कि इसकी वीटो को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो तरह से प्राप्त है। देखिए पहली है विलंबकारी या नियमित निषेधाधिकार। विलंबकारी या नियमित निषेधाधिकार जिसे हम वीटो कहते हैं। अगली है, दूसरी है जेबी या पॉकेट वीटो। जेबी या पॉकेट वीटो। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को दो प्रकार से जो है वीटो की शक्ति प्राप्त है, विलंबकारी या नियमित निषेधाधिकार, और दूसरी है जेबी या पॉकेट वीटो। तो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति
वो जो पहला वीटो जो है जिसका प्रयोग करता है वो विलंबकारी या नियमित वीटो। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यदि राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक, यदि राष्ट्रपति के सामने, हम पहले वीटो के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला वीटो हम पढ़ेंगे विलंबकारी या नियमित वीटो। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या है, क्योंकि आप कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है कि विलंबकारी वीटो क्या है या जीवी वीटो क्या है। तो देखिए इसमें है जब राष्ट्रपति के सामने, जब राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक, जब राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है, कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है, हस्ताक्षर के लिए आता है, तो वह हस्ताक्षर के लिए आता है तो वह उसे 10 दिन के भीतर अपने आरोपों सहित के लिए आता है, तो वह 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर अपने आरोपों सहित, अपने आरोपों सहित, अपने आरोपों सहित उस विधेयक को, उस विधेयक को वापस, उस विधेयक को 10 दिन के भीतर अपने आरोपों सहित उस विधेयक को वापस कर सकता है, विधेयक को वापस कर सकता है, कर सकता है। उसे हम नियमित, उसे हम नियमित व विलंबकारी, व विलंबकारी वीटो कहते हैं। उसे हम नियमित या विलंबकारी वीटो, विलंबकारी वीटो कहते हैं। तो हम उसे नियमित या विलंबकारी वीटो कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है तो 10 दिन के भीतर उसे अपने आरोपों सहित वापस लौटा सकता है। उसे हम नियमित व विलंबकारी विधेयक कहते हैं।